मैं पीएनसी हरियाणवी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगीता मैम, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। नमस्कार मास्टर्स। आज हम अध्याय 7 सुनते हैं कि किस प्रकार तायशा नई नई बातें सीखती है, कैसे उसके भ्रम टूटते हैं और कैसे वो अपनी शक्ति को धीरे धीरे जान पाती है। तो आइए शुरू करते हैं मास्टर्स। क्लारा और तायशा अंधेरा होने से पहले गुफा से घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो क्लारा तायशा से कहती है कि चलो हम थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। हम पेड़ों से बनने वाली छाया को देख रहे थे जो कि जमीन पर बन रही थी। फिर अचानक ही हवा का एक झोंका आया। उसने पत्तों को हिला दिया जिससे जमीन पर आकृतियां सी बन गई। जैसे ही हवा रुकी, पत्ते और आकृतियां स्थिर हो गईं। क्लारा बोली कि तायशा, हमारा मन भी इन परछाइयों की तरह ही है। जब हमारी श्वास समान रूप से चलती है तब हमारा मन स्थिर हो जाता है, और अगर हमारी श्वास समान रूप से नहीं चलती है तो हमारे मन में भी हलचल होती है। इन हिलते हुए पत्तों की तरह मन को शांत करने का सबसे उत्तम तरीका है अपनी श्वास को शांत करना, धीरे धीरे श्वास को लेना, जिसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। तायशा कहती है कि मैं नहीं जान रही हूं कि मेरी श्वास सामान्य है या असामान्य। क्लारा कहती है, तायशा, कमर सीधी करके अपने श्वास पर ध्यान दो, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह धीमी, और वो लयबद्ध ना हो जाए, कि जैसे छोटा बच्चा बहुत धीरे से सांस लेता है उसी तरह से महसूस करो। तायशा कहती है कि मुझे कोई अनुभव नहीं कि बच्चे कैसे सांस लेते हैं। क्लारा ने तायशा की पीठ पर एक हाथ और दूसरा हाथ उसकी छाती पर रखा। क्लारा ने जोर से हाथों से दबाया कि मेरा दम घुटने लगा, यानी तायशा का, और क्षति पूर्ण करने के लिए मेरा पेट लयबद्ध तरीके से अंदर बाहर आने जाने लगा। हवा दोबारा मेरे शरीर के भीतर आई। इस तरह से शिशु श्वास लेते हैं। बस पेट के अंदर बाहर जाने वाली श्वास की अनुभूति को याद रखो, चाहे तुम सैर कर रही हो या व्यायाम कर रही हो या लेटी हुई हो या कुछ भी नहीं कर रही हो। तुम शायद विश्वास नहीं करोगी कि हम ये जानते नहीं हैं कि सही तरह से हमें कैसे श्वास को लेना है। क्लारा ने कहा, अब तुम अपने आप श्वास लो, पर इसको अपने सर तक मत जाने दो। तायशा हंसते हुए बोलती है, मेरे सिर में हवा घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्लारा ने मुझे डांटते हुए कहा, मैं उस हवा की बात कर रही हूँ, यानी मैं उस ऊर्जा की बात कर रही हूँ जो श्वास के द्वारा निकलती है, जो पेट, छाती और फिर सिर में प्रवेश करती है। तायशा को क्लारा की गंभीरता पर मुझे हंसी आ जाती है। क्लारा मुस्कुराते हुए बोली, हम बड़े हमेशा छोटे बच्चे की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं, है ना तायशा? तायशा सोचती है, पता नहीं मुझे भी हर बात में ये शामिल क्यों कर लेती है। जब वो बड़े लोगों की बात करती है, मैं सिर्फ उससे 2 इंच छोटी हूँ और उससे 35 पाउंड हल्की भी हूँ। मैं अपने आप को बड़ा कहलाने के लिए नाराज नहीं थी, पर मैंने उसको कुछ नहीं बताया क्योंकि वो इस बात को भी लेकर फिर कहेगी, चलो इसके लिए एक गहरी पुनरावृत्ति करो। क्लारा ने मेरी तरफ देखा और मैंने मुस्कुराने का दिखावा किया, और वो बताने लगी कि हमारी भावनाओं की लयबद्धता भी श्वासों के साथ जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति परेशान होता है उसकी श्वास तेज और छोटी होती है, जो कि सिर और छाती तक ही समाप्त हो जाती है, और सुकून से श्वास लेने वाले व्यक्ति की श्वास पेट तक जाती है। तायशा भी अपनी श्वास को पेट तक लेकर जाने का प्रयास करती है ताकि क्लारा को शक ना हो कि मैं परेशान हूं। क्लारा बताती है कि शरीर ऊर्जा के 3 मुख्य कक्षों में विभाजित है, पेट, छाती और सिर। उसने मेरी नाभि के थोड़ा सा नीचे फिर से मेरे मणिपुर
यानी सोलर प्लेक्सस चक्र और फिर माथे के बीच में आज्ञा चक्र बिंदु को छुआ। मन और शरीर जितना अधिक विश्राम में होते हैं, उतना अधिक व्यक्ति इन तीनों विभाजनों में वायु को लेकर जा सकता है। शिशु अपने आकार से कहीं भारी मात्रा में श्वास अपने भीतर लेते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम संकुचित होते जाते हैं। खासकर फेफड़ों के पास हम कम हवा लेकर आते हैं। श्वास को नियंत्रित करके हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं और हम अपने श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाकर अधिक ऊर्जा भी ले सकते हैं। क्लारा ने तायशा से कहा कि तुम मेरी परछाई को देखो। मैंने ध्यान से देखा कि उसकी छाया एकदम स्थिर थी। फिर उसने कहा कि मैं अपने छाया को, पर मुझे अपनी छाया कुछ हिलती हुई दिखी। मैंने पूछा कि मेरी छाया क्यों हिल रही है, जबकि तुम्हारी छाया तो बिल्कुल स्थिर है, जबकि मैं तो बिल्कुल शांत खड़ी हूँ। क्लारा ने कहा कि तुम्हारी छाया इसलिए हिल रही है क्योंकि भावनाओं की हवा अभी भी तुम्हारे भीतर से बह रही है। तुम पहले से बहुत शांत हो जब से तुमने पहली बार पुनरावृत्ति शुरू की थी, पर अभी भी तुम्हारे भीतर काफी उत्तेजना बाकी है। मैम, आपकी श्वासों का जो है कि कैसे हमारी श्वास हमारे शरीर पे असर करती है और कैसे हमारे शरीर में विभाजन करती है और कैसे भावनाएं हमारी इफेक्ट करती हैं श्वास के द्वारा, तो आप इसको बताइए मैम थोड़ा सा। जैसे तुमने शुरू में किया कि जो छाया की बात वो कर रही थी, पत्तों से बात शुरू हुई थी, तो वो पत्तों को देख रही हैं और फिर एक हवा आई और वो छाया वो हिली और उससे ये पता लगा कि हमारी भी भावनाएं ऐसी होती हैं। सांस की बात को सिखाना चाहती है तयशा को कि जैसे रिकैपिचुलेशन में भी हम सांस को भरते हैं और भरने के बाद हम पूरा याद करते हैं और याद करने के बाद फिर सांस को फेंकते हैं। तो ये तो एक विधि बता दी। उसके बाद एक और विधि क्लारा सिखाना चाहती है कि जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो तो आपके 3 हिस्से में बट जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक नाभि है, एक छाती है और एक मेरा आज्ञा चक्र है, यानी कि पूरा माइंड या पूरे चेहरे को हम कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 हिस्से हैं, इन 3 हिस्सों को हमें महसूस करना होता है सांस के साथ। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हम अपनी भावनाओं से परे चले जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं। जैसे कि फिर उन्होंने फिर से एक एग्जाम्पल दिया कि वो क्लारा और तैशा एक दूसरे को देख रही हैं और उनकी जो छाया है वो स्थिर है और जबकि तैशा की जो छाया है वो अभी भी मूवमेंट कर रही है। तो वो पूछ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अंदर ही अंदर सोच भी रही है, चिढ़ भी मच रही है उसको थोड़ा सा कि हमेशा मेरे ऊपर ही बात को लाती रहती है। तो अब उसको ये पता लग गया प्रैक्टिकली कि देखो, अगर मेरी भावनाएं अंदर से बह रही हैं या मैं कुछ सोच भी रही हूँ तो मेरी जो सांस है वो स्थिर नहीं है। मेरी सांस जो है वो छोटी भी है। मेरी सांस जो है वो फेफड़ों तक जाती है, पेट तक जाती ही नहीं। तो इसलिए क्लारा ने एक उदाहरण भी दिया कि तुमने कभी बच्चे को देखा है, तो जो बच्चा जब जन्म लेता है और उसके शिशु जैसे बोलते हैं हम, शिशु मतलब जो सोया रहे, मतलब जो ज्यादा देर तक सोया रहता है, तो वो बच्चे का जो सांस है वो क्या करता है कि पहले सांस को लेता है, यहाँ से जाता है, फेफड़े फूलते हैं और पेट फूलता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हम मन की भावनाओं में बहने लगते हैं, तो हमारे पेट का हिस्सा नहीं रहता और हम फेफड़ों तक ही सीमित हो जाते हैं। तो हमारा सांस छोटा होता है। तो जैसे जैसे छोटा होगा हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी इम्बेलेंस आना शुरू हो जाता है और कई बार एंजाइटी भी होती है। तो अब क्लारा तैशा को ये समझा रही है कि अब तुम्हें जो पल आगे निकल रहे हैं उन पलों में तुम्हें अपने सांस के साथ रहना, ताकि अपनी तुम भावनाओं को भी कंट्रोल कर सको, सही कर सको। तो वो ये प्रैक्टिस अब उसको धीरे धीरे सिखा रही है। अब उसको ये पता लग जाएगा कि जब मैं अपनी सांस के साथ रहती हूँ तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब वो ट्रायल करेगी, अब वो देखेगी, चेक करेगी कि भाई ऐसे सांस से मेरी ऊर्जा बढ़ रही है और मेरे
विचार खत्म हो रहे हैं। तो जैसे विचार खत्म होंगे तो जो वो बात करती है दुख की, या जो बात वो कर रही थी कि मैं फिर से वो उजागर हो जाएंगे अगर मैं रिकैपिचुलेशन करती हूँ, तो अब उसको ये बात समझ आएगी कि अगर हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं या हम जागरूक रहते हैं तो मैं अपनी उन भावनाओं से हमेशा हमेशा के लिए परे हो जाती हूँ। तो ये उन्होंने मतलब एक दूसरी विधि बताई कि भाई हमेशा तुम कैसे जागरूक रह सकती हो। अवेयरनेस। थैंक यू। हम्म। फिर क्लारा तायशा को एक लेग पर खड़ा होना संतुलन बनाने को कहती है, पर तायशा थोड़ा सा डगमगाती है। क्लारा बहुत आराम से संतुलन बना लेती है, चाहे वो एक पैर पर खड़ी थी या दोनों पैरों पर। उसकी छाया बिल्कुल ही गतिहीन थी। क्लारा कहती है कि तुम्हारे असंतुलन की वजह तुम्हारी भावनाएं और विचार है, जो अभी सहज नहीं है, और तुम्हारी श्वास का भी संतुलन अभी नहीं है। तायशा प्रयास करती है दोबारा संतुलन बनाने की, पर ज्यादा देर वो नहीं कर पाती। क्लारा से थोड़ी सी उसको ईर्ष्या होती है। तभी क्लारा बोलती है कि जब भी हम विचार करते हैं तो हमारी ऊर्जा उस विचार की दिशा में ही प्रवाहित होती है। विचार एक खोजी मित्र की तरह है। वे शरीर को एक निश्चित मार्ग पर ले जाने का कारण बनते हैं। क्लारा ने कहा, मेरी छाया को देखकर परेशान मत हो। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक आनंद की स्थिति है। मैं बहुत ध्यान से क्लारा की छाया को देख रही थी। उसकी छाया सुंदर, शांत, शक्ति से भरी हुई थी। उसकी छाया अंधकार से नहीं बल्कि जीवन शक्ति से भरी हुई लगती थी। फिर अचानक तायशा को लगा कि उसकी छाया स्वतंत्र रूप से हिलने लगी। ये गति इतनी तेज थी कि तायशा को एकदम विश्वास नहीं हुआ कि ये सचमुच में कुछ हो रहा है। तायशा ने देखा कि क्लारा की छाया एकदम जीवित हो गई। ये देखकर एकदम तायशा के मुंह से चीख निकल गई। वो डर गई और उसको लगा कि छाया उसके पीछे भागेगी। वो एकदम क्लारा ने तायशा के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम छाया की गति को देख पाई हो, इसका अर्थ है कि तुमने पुनरावृत्ति के द्वारा अपनी ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को वापस पा लिया है। रिकैप्चुलेशन के द्वारा हम अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हैं, जिसे हमने अपने पूरे जीवन में उसको स्वीकार किया होता है, और जब तक ये धारणाएं टूट नहीं जाती तब तक हम जागरूक नहीं हो पाते। तायशा को थोड़ा संशय होता है कि सचमुच में छाया हिली थी या सिर्फ ये एक मेरा भ्रम ही था। सचमुच में क्लारा कहती है, तायशा ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, तुमने सचमुच में छाया को हिलते हुए देखा है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम इतना तर्क संगत नहीं होते हैं, इसलिए छाया का हिलना भी सत्य ही लगता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी ऊर्जा सामाजिक बाधाओं के कारण सीमित होती जाती है, और आप सिर्फ वो ही याद रखते हैं जो आपको लगता है कि याद रखने के योग्य है। क्लारा कहती है कि हम अपने अंदर एक स्मृति का विशाल भंडार एकत्रित कर लेते हैं। उसमें सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दूसरों की भावनाएं, विचार, व्यवहार के पैटर्न भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, और हम इसी भंडार के द्वारा व्यवहार करते हैं। और जब तक हम इस भंडार गृह को साफ नहीं करते हैं तब तक हम नहीं जान पाते हैं कि हम वास्तव में क्या है। यस मोनिका, मतलब वंडरफुल लाइंस हैं ये, कि जैसे क्लारा उनको समझा रही है तयशा को कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अपनी सांस को लयबद्ध कर लेना। जो पहला जो पार्ट था उसमें कहा कि अपनी सांसों को लयबद्ध करो, सांस लो और छोड़ो। फिर अब सेकंड पार्ट में वो उनको बता रही है कि जो छाया जो हिलने लगी एकदम से, तो तयशा को बहुत अजीब लगा, लेकिन तयशा इस बात को पहचान पाई। तो क्लारा उसको ये समझाना चाहती है कि हाँ तुम ऊर्जा को वापस पा रहे हो। और जो तीसरे पोर्शन में अभी जो बता रही है क्लारा,
वो ये कह रही है कि जब जैसे जो भावनाएं हैं, अब वो उदाहरण दे के बता रही है कि हम मान लो किसी के बारे में सोचते हैं, या जो हमने पहले चैप्टर में बात की कि हम जब कहीं पर जाते हैं या किसी के बारे में भी सोचते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। और जब अपनी ऊर्जा को खो देते हो तो हमारे अंदर एक गैप क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से हम अपनी ऊर्जा को अधूरा पाते हैं, डिप्रेस्ड समझते हैं, उदासी में आ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी ऊर्जा को खो चुके होते हैं। अब अगर हम रिकैपिचुलेशन करते हैं, मतलब कि हम अपनी उस ऊर्जा को जो हम खो चुके हैं उसको फिर से पाते हैं। फिर से पाने का मतलब क्या हुआ? फिर से पाने का मतलब ये हो गया कि अब हम बहुत समझदारी से बात करते हैं, अपनी ऊर्जा को खोते नहीं हैं, दूसरी चीजों में लिप्त नहीं होते हैं। जैसे क्लारा अभी तयशा को समझा रही है कि आप जब हम किसी भी चीज में फंस जाते हैं, गलत चीजों में फंस जाते हैं, गलत बातों में फंस जाते हैं, तो उससे हम अपनी ऊर्जा को खोने लगते हैं। तो ये अब क्लारा यहाँ पर तयशा को समझा रही हो, तयशा को ये बात समझ आ चुकी है कि अब मुझे अपनी उस ऊर्जा को खोना नहीं है। जब पहले तो वो खो देती थी, लेकिन अब ऊर्जा की बात उसको समझ आ रही है कि हम अपनी उस ऊर्जा को खोए ना, बिना खोए हुए हम एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह ही काम करें, ताकि जब हम स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करते हैं तब हम अपनी 100% ऊर्जा अपने पास रख सकते हैं। और मान लो या तो डर आ गया, या हम किसी से नफरत की बात ही करते हैं, नफरत ही करते हैं, तो उसमें ऊर्जा खत्म हो गई हमारी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये बात क्लारा अभी तैशा को बता रही है। तो वंडरफुल लाइंस हैं कि यही बात समझा रही है कि हमें अपनी ऊर्जा को नहीं खोना है। क्योंकि जो हमारे को जैसे पहले हम लोग हमारी मान्यताएं जो सोचते हैं शायद हमारी है, वो हमारे को संसार से और लोगों से वही हमारी मान्यताएं बननी शुरू हो जाती हैं, वही हमारा हाँ सच बनना शुरू हो जाता है। हाँ, वो यही तो बात कह रही है कि जब हम मान्यताएं मान लेते हैं कि उसने मेरे को ऐसा कहा, और उसने कहा कि तू बहुत खराब है, और हमने वो मान लिया, उसकी बात सुन के मानने लगे। हमारे घर में भी है, हम समाज में भी ऐसी चीजें देखते हैं, हम कहते हैं कि तू सुंदर नहीं है, और हम मान लेते हैं कि हम सुंदर नहीं, है ना। और इसी तरह जो हम ये मान्यता को मानते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे इम्प्रिंट्स बनते हैं। वो भी बात करी कि पैटर्न सेट हो जाते हैं। पैटर्न सेट होने के बाद हम अपने आप को, अपनी जो ऊर्जा है उसको परे करके उन मान्यताओं की, सड़ी गली चीजों की मान्यताओं से हम अपने आप को बनाने लगते हैं, हमारा वो फॉर्मेशन बनने लगता है। तो वो यही बात कह रही कि तुम इन मान्यताओं से परे हो जाओ, है ना। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो घरों में हम नॉर्मली देखते हैं। छोटी सी बात कहेंगे, तुझे काम करना नहीं आता, महिला को तो स्पेशली बोलते हैं कि तुझे ये नहीं आता, तूने सफाई ढंग से नहीं की। तो औरत क्या करती है कि डर के कारण वो अपनी ऊर्जा को खो देती है। वो सोचती है अच्छा मैंने अच्छी सफाई नहीं की, अच्छा मैं सुंदर नहीं हूँ, अच्छा मैं ऐसी नहीं हूँ। तो कितनी सारी मान्यताएं हैं जो हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं। तो उन्हीं मान्यताओं को हटाने के बाद क्लारा तैशा के माध्यम से हम सबको बता रही है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को नहीं खोना है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छा काम करने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर विश्वास जागना चाहिए, आत्मविश्वास आना चाहिए। तो वो बात यहाँ पर तैशा को बता रही है। मैम मैंने ना कहीं पे एक लाइन भी पढ़ी थी, कहते अब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ। तो मतलब हम जो दूसरे कहते हैं हम वो अपना सत्य मान लेते हैं, जबकि हम देखा जाए तो वो हमारा सत्य नहीं है। जो होता है, यस बिल्कुल। फिर तायशा, मैम एक मिनट, यहाँ पे ना एक चीज है, एक टेक्निक है, वो बोली जो उंगलियों वाली नहीं बताती है कि तुम अपनी फिंगर्स को देखो, वो टेक्निक बतानी है क्या? वो जो इसको चेस्ट तक हाथ लेके जाती है और वो बताती है सारी फिंगर, छोटी फिंगर को देखते हुए तुम अंगूठे को देखो, वो सारा। उसको हम सेपरेट अलग से टेक्निक को अलग बता देंगे, है ना, पियाना बताओ। आगे चलते हैं। हाँ, ठीक है।
क्लारा तायशा को एक क्रिया करके बताती है और वो बताती है कि उसके माध्यम से वो कैसे अपनी स्थिति को संतुलन में रख सकती है। क्लारा बताती है जब ऊर्जा पूरी तरह से संथान सॉरी क्या होता है वो चेंज करने को क्या होता है, टर्न नहीं रहा वर्ड, चेंजिंग हो, स्थानांतरित ओके स्थानांतरण। हाँ संथान तो बदलने को बोल देती हूँ, हाँ, मेरे को लाइन एक बार 10 सेकंड का पॉज ले लो, हाँ क्योंकि ठीक है, उसमें पता लग जाता ना हमें कहाँ पर कट है। हाँ तो यहाँ काट देना ना, स्थानांतरित स्थानांतरित, ठीक है। चलो वापस। क्लारा तायशा को बताती है कि जब ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है तो बंद आंखों के पीछे अंधेरे में एक प्रकाश दिखाई देता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द हो तो हम उस चमत्कार बिंदु को वहीं से उस ऊर्जा भेज सकते हैं। क्लारा तायशा को एक और श्वास की प्रक्रिया करवाती है। तेज तेज श्वास को लेना छोड़ना तायशा, ताकि तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाए। तायशा कहती है नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ। क्लारा ने कहा तुमने नहीं, मैंने तुमको देखा है। मेरी छाया को देखकर तुम बिल्कुल डर गई थी। फिर तायशा क्लारा की बताई हुई श्वास क्रिया को करती है और शांत होती है। तायशा पूछती है कि ये तुमने ये क्रियाएं कहाँ से सीखी हैं? क्लारा बताती है कि मेरे शिक्षक एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में सिखाने के लिए समर्पित किया। हमको स्वतंत्रता की कला को सिखाना ही उनका उद्देश्य था। तायशा क्लारा से उनके शिक्षक के बारे में कई सवाल पूछती है। क्लारा कहती है कि तायशा, मैं तुमको अब भी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उनसे मिलने के लिए एक खास ऊर्जा चाहिए जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। तुम जल्दी मत करो, हम तुमको सब कुछ सिखाएंगे। तायशा क्लारा से कहती है कि मुझको लगता है कि इस घर में और लोग भी हैं, क्योंकि कभी कभी मुझको उनकी आवाजें भी सुनती हैं। क्लारा हंसते हुए कहती है कि तुम जितना अपना भंडार घर खाली करती जाओगी तो तुम और चीजों के लिए भी जगह बनाती जाओगी, जैसे कि छाया को देखना और आवाजों को सुनना। मैं यानी तायशा और कुछ भी नहीं जानना चाहती थी। वो इन लोगों की बातें कर रही है पर उनसे बताने का इनकार कर रही है, मतलब उनके बारे में मुझे बता नहीं रही है कि वो कौन है कैसे हैं, पर उनके बारे में बातें करी जा रही है। तो मेरे को इससे बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ रही थी। हाँ बस ठीक है, क्योंकि इसमें क्लारा कुछ एक्सरसाइजेस बता रही है उसको, और मेन ये बात है इसमें, इस चैप्टर में, कि धीरे धीरे क्लारा को जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में उसको समझ आ गया है, और वो सांस के माध्यम से वो जानने लगी है कि ऊर्जा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके साथ साथ जो तयशा अभी क्लारा से बात कर रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रेजेंट है, तो वो सारी जो बात है वो जो हम उसको कहेंगे कि किस तरीके से बयान करें कि जो चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति के माध्यम से ही क्लारा ये सारा काम कर रही है। और जो मास्टर्स की बात की तयशा ने कि तुम्हें ये सारी प्रैक्टिसेस कैसे आती हैं, तो क्लारा ने भी हायर मास्टर से ये सारी प्रैक्टिसेस सीखी। जैसे हम अब तयशा की बात कर रहे हैं, क्लारा की बात करें, तो क्योंकि अब दोनों मास्टर हैं हमारे लिए, और हम दोनों आपस में बात करके कहानी के स्वरूप में सबको ये बात बता रहे हैं। सेम इसी तरीके से अब तयशा को ये बात समझ आ जाएगी कि हमारे जो चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस होती है, जिसमें हम सत्य को बताना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वहां पर इनविजिबल जो मास्टर्स होते हैं, जो देवताओं के स्वरूप में हमारे साथ आते हैं, तो उनका प्रेजेंस भी होता है। तो जैसे मैनफ्रेड है, अब वो डॉग होते हुए भी, कुत्ता होते हुए भी, वो कुत्ते की सिर्फ शेप में है, लेकिन उसके अंदर वो जो डिवाइन मास्टर बैठे हैं वो उसको सिखाते हैं।
तो हमारे चारों तरफ भी इसी तरीके से अगर कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, ये सब हमारे लिए मास्टर्स हैं। हम इनकी मदद करें और ये हमारी मदद करें। तो मेन ये बात क्लारा सिखाना चाहती है कि जब वो पहली बार क्लारा मिली थी तो वो मुस्कुरा रही थी क्लारा, जब तक कि तयशा को पता नहीं था कुछ भी। लेकिन क्लारा को पता था चारों तरफ जो पहाड़ है, नदी है, जहां से वो घाटियों से निकल रहे हैं, चलते हुए भी निकल रहे हैं। तो क्लारा तो ये सारा प्रेजेंस महसूस कर रही है ना, और तयशा जो है अभी सीख रही है। लेकिन लास्ट में क्या होगा, तयशा तो बिल्कुल एबिलर बन जाएगी। उसको ये भी पता लग जाएगा कि मैं कैसे गायब हो सकती हूँ। और जो मेरे आसपास जो मास्टर्स हैं, अब वो भी महसूस करना शुरू कर देगी। तो हमारे लिए एक चैप्टर है जीवन का कि जो इन्होंने उस पुस्तक में मास्टर के माध्यम से एक देवी स्वरूप दोनों ने इतना मेहनत किया, हम उसको सही जीवन में उतारें और ये जन जन तक जाए, महिलाओं तक जाए और वो सीखें कि हमें अपनी ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं करनी चाहिए। हम भले ही सुंदर हैं, नहीं सुंदर हैं, अच्छा काम करते हैं तो नहीं करते हैं, तो जो हमारी वास्तविकता है, हमारी वास्तविकता का सृजन हम ही करते हैं। तो हमें अपनी वास्तविकता में रहते हुए अपने आप में ही खुश रहना चाहिए। तो ये इस चैप्टर का सार है। तो वंडरफुल मोनिका, थैंक यू। थैंक यू। हरियाणा